हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास 11 की कंप्लीट मैथ्स में आपको पढ़ाऊंगा और सारे चैप्टर आपको आसान लगेंगे, कहीं भी कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। तो उस सफ़र में एक और चैप्टर जोड़ लो, है ना। चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका हम वन शॉट लेक्चर यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये वन शॉट लेक्चर इस तरह से होगा सर कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में हैं वो सभी अच्छे समझ में आ जाएंगे। स्कूल लेवल के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप स्कूल लेवल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपका कक्षा 11 का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए आपको इस लेक्चर को देखने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत, किसी और लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बेसिक को समझने के लिए। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहो, एक्सरसाइज की वीडियो तो मैं ले आऊँगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर जो ये चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ कुछ। उन ट्रिक्स की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से दिमाग में फीड कर पाओगे अपने। जैसे कि किसी बिंदु P की अगर लंबवत दूरी आपको निकालनी पड़ जाए किसी तल से या किसी अक्ष से, तो इसके लिए आपको हर एक का फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, यानी ट्रिक है। अगर आप वो अपने दिमाग में फीड कर लेते हो तो आप विद इन सेकेंड्स ये बता सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी बिंदु की स्थिति पूछी जाए किसी अक्ष पर या किसी तल पर, तो उस बिंदु का रूप कैसा होगा, इसको याद करने का भी एक सिंपल सा लॉजिक है। बस एक लॉजिक और ये सब कुछ आप लिख पाओगे आराम से, ठीक है, सब कुछ बता पाओगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है यहाँ पर, वो पूछते हैं कि सर ये जो 8 अष्टक है ना, ऑक्टेंट्स है ना, इनमें XYZ के निशान क्या होंगे, XYZ कोऑर्डिनेट्स के, ये हमें याद नहीं होता है, हम बना नहीं पाते थे जल्दी। तो इसको बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक है, 3 से 4 सेकंड में तैयार हो जाएगी और फिर आप ऐसे क्वेश्चंस का आराम से आंसर दे पाओगे कि ये बिंदु किस अष्टांश में होंगे। साथ ही साथ सर इस चैप्टर में एक और चीज़ है कि यहाँ पर, है ना, त्रिभुज के केंद्रक का कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है आपसे, तो इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ जो आपके सिलेबस से अभी रिमूव कर दी गई है वो है विभाजन सूत्र। ये भी हटा दिया गया है, पहले आपके चैप्टर में था इस वाले, अब ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, तो मैं ये भी हल्का सा आपको बताऊंगा। हालांकि इस पर हम ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर नहीं करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और बाकी चीज़ जो सिलेबस में है उन पर तो हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। मतलब एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं सर, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी, यानी विविध प्रश्नावली से पहले के जो विविध उदाहरण होते हैं, विविध प्रश्नावली की बात नहीं कर रहा, जो विविध उदाहरण होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मतलब सब कुछ आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझो, थोड़ा सा फील करो कि भैया 3D यानी कि 3 डायमेंशन या 3 विमाओं का क्या मतलब होता है। ठीक है, जिस दुनिया में आप रहते हो, जो हमारा ये वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड, ये क्या है, ये 3D में है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई है ना, इसीलिए तो, ठीक है। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है, मतलब 3 डायमेंशन हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले ये जो मैंने लिखा है ना, इसको मत देखो। ये जो इमेज है और जो लिखा हुआ है इसको मत देखो, आप फोकस करो यहाँ पे। अब जब आप यहाँ फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा सर ये तो 2D है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखो ना, Y एक्सिस बनाया है, Z एक्सिस बनाया, X गायब कर दिया है। दरअसल X जो गायब किया है वो जानबूझ के किया है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा 3D को 3D में फील करो, क्योंकि अभी यहाँ पर 3D बनाना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ ये भी तो दुनिया 3D में है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि आप एक चीज़ इमेजिन करो कि यहाँ से एक एक्सिस बाहर की ओर निकलता हुआ आ रहा है और वो अंदर तक गया, मतलब इधर बाहर इधर अंदर, यानी कि ये पेन समझो वो एक्सिस है जिसका नाम है एक्स एक्सिस। ये पेन क्या है सर? पेन नहीं, थोड़ी देर के लिए क्या समझोगे, एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस देखो ऐसे है, अब नजर आ गया 3D, है ना। Y एक्सिस, Z एक्सिस, और ये जो बाहर निकलता हुआ आ रहा है ये है एक्स एक्सिस। क्लियर हो गई बात? मतलब अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस नापना है तो हम बाहर कितना है ये देखेंगे, या फिर अंदर की तरफ कितना चलना पड़ रहा है। वाई पे अगर नापना है तो हम देखेंगे वाई की तरफ कितना चलना पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव वाई। ऐसी जेड की तरफ तो ऊपर पॉजिटिव जेड, नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब अगर आपको 3D को फील करना है सर, 3D को फील करना है तो आप ऐसा समझो, यहाँ पर हवा में कोई पॉइंट लटक रहा है। सोचो ये हवा में कोई, या फिर ये जो मेरी अंगुली की टिप है इसको ही देखो। अब मुझे इसका यूनिक लोकेशन बताना है, तो मैं इसकी यूनिक लोकेशन कैसे बता पाऊँगा 3D में? मैं इसकी यूनिक लोकेशन बताऊंगा x, y और z कोऑर्डिनेट की मदद से। यानी इसका x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या है। अब ये x, y, z निर्देशांक असलियत में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, उसका मीनिंग भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले समझो कि ये जो x, y, z एक्सिस हैं, इनसे जो मिलकर तल बनते हैं वो कौन कौन से हैं। अभी अष्टांश 8 कैसे हैं, मतलब
वो मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन पहले समझो जो तल होते हैं ना, जिनको हम नाम क्या दे रहे हैं, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, ठीक है, या फिर जेड एक्स तल। तो ये क्या चीज़ें हैं, इनको अगर आपको समझना है तो आप पहले शुरुआत करो वहीं से जहाँ से आपने क्लास 10th में छोड़ा था। क्लास 10th में आपने 2D पढ़ा था, उसमें आपने एक्स अक्ष पढ़ा था और सिर्फ वाई अक्ष पढ़ा था, 2 ही पढ़े थे, यानी 2D पढ़ा था ना। तो सिर्फ जेड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए जेड को भूल जाओ, मान लो कहानी में जेड है ही नहीं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सर, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेन बाहर की ओर ऐसे निकल के आ रहा है, अगर ये एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन पे फोकस करना है सर, पेन पे फोकस करना है, और ये वाई है, तो यहाँ से एक समतल नज़र आ रहा है क्या आपको, एक प्लेन नज़र आ रहा है, तल नज़र आ रहा है, फर्श जैसा, मान लो यहाँ पे फर्श हो, यहाँ पे जहाँ मैं हाथ घुमा रहा हूँ यहाँ पे फर्श हो सर, जिस पे आप चल सकते हो, ऐसे है ना, नहीं नज़र आ रहा, कोई बात नहीं, इस किताब से इमेजिन कर लो, कॉपी से, ठीक है, कि मान लो ये एक्स, ये वाई, और यहाँ पे मैंने एक तल बना दिया जो एक्स वाई से होके जाता है, समतल, भाई ये प्लेन ही तो है, बिल्कुल प्लेन है, समतल है, सपाट है। तो यहाँ से एक तल बनाया। अब ये जो तल है सर, इसका ये वाला जो साइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये जो साइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। तो मतलब ये एक्स वाई तल हुआ, क्योंकि एक्स वाई से मिलके बना, एक्स वाई से। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, ठीक है। ऐसे ही अगर ये एक्स अक्ष है, ये जेड है, तो यहाँ पर मगर इस तल को ऐसे सोचूं कि यहाँ पर भी तो एक तल है जिस पे मैं हाथ फेर पा रहा हूँ, समतल है, तो ये जो तल है ये क्या, कौन सा तल होगा, ये देखो एक्स, ये देखो जेड, तो ये एक्स जेड तल हो जाएगा। इसी तरह से सर ये जो बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये भी तो एक प्लेन है, समतल है, तल है, तो यानी कि ये जो तल है ये कौन सा तल होगा सर, ये कौन सा तल होगा, किससे मिलके बन रहा है, वाई और जेड से, वाई और जेड से, वाई और जेड से। समझ में आ रही बात, तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। तो ये 3 प्लेन होंगे, प्लेन समझ में आ गए, तल समझ में आ गया। अब रुको, अभी हमें तो समझना है कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है, और उनकी मदद से हम किसी पॉइंट की लोकेशन को कैसे बता पा रहे हैं। समझो, मैं आपको सिंपली, ठीक है ना, पेन कहाँ गया, वो रहा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया सर, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको नज़र आए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया। अब देखो ये एक्स एक्सिस है जो बाहर को निकल के आ रहा है, फिर इसके अंदर भी जा रहा है ऐसे ही सीध में, और ये वाई है। यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया एक्स वाई प्लेन। क्या बन गया सर, एक्स वाई प्लेन। देखो ये एक्स वाई प्लेन बन गया जिसपे मैं हाथ रख रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बाहर की तरफ आ रहा है, और जो इधर जा रहा है वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन है, तो मैं देखूंगा बिंदु हवा में सर, ये जो नीला वाला बिंदु दिख रहा है ना, समझो यहाँ हवा में कोई बिंदु है, मतलब इस तल पर। अब मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि यार ये ना कितना बाहर की तरफ आया है। अब देखो ध्यान से देखना, कौन सा एक्सिस बाहर की तरफ आया, एक्स एक्सिस, यानी आप जितना इस तल से, कौन से तल से, जेड वाई तल से, ये जो जेड वाई तल है जिस पे मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ, इस तल से आप जितना बाहर आओगे एक्स की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। आप 1 सेंटीमीटर दूर आए, एक्स की वैल्यू 1 हो गई, 2 आए, एक्स की वैल्यू 2 हो गई, 3 आए, एक्स की वैल्यू 3 हो गई, 4 5 6 ऐसे बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ऐसे अंदर की तरफ -1, अंदर की तरफ -2 -3 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो मैंने देखा कि भाई ये जो दूरी है ना, कौन सी दूरी, ये वाली, मान लो ये 5 सेंटीमीटर मिली मुझे, यानी कि इससे 5 बाहर आने पर मुझे बिंदु मिल जाता है। तो मतलब क्या, 5 किस पे चल रहा हूँ मैं, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। मैंने कॉपी हटा दी है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि बिंदु अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है। इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि बिंदु देखो हवा में है, बाहर की तरफ, इस तल पे नहीं, इससे 5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ। तो आपको नजर आएगा कि यार अगर मैं इस पेन पे देखूँ कि 5 सेंटीमीटर यहाँ आता है, इस पेन को मैं शिफ्ट कर दूँ इस बिंदु पे, तो बिंदु पे नापने पे कितना आएगा, 5। इसका मतलब कि बिंदु इस तल से कितनी दूरी पे है वो कौन बताएगा, एक्स एक्सिस, कि आप एक्स की तरफ कितना बाहर आ गए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने अब जो लिखा है समझ में आएगा कि जैसे जेड वाई तल से जो लंबवत दूरी होगी उस बिंदु की जिसकी हम लोकेशन बता रहे हैं, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अभी आपको और समझ में आएगा। जैसे मान लो अब यही जो बिंदु है, मान लो यहीं रहने देते हैं बिंदु, यहाँ पे सोचो हवा में लटकता हुआ बिंदु है, ठीक है। अब मैंने ये तल देखा, मैंने देखा कि भाई ये वाला तो x है जो बाहर आ रहा है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो z है, तो यानी ये एक्स जेड प्लेन बना। बिंदु समझो यहाँ पर है। अब मैंने बिंदु को नापना चाहा, मैंने देखा बिंदु यहाँ हवा में, समझ लेना भाई मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं बना नहीं सकता। यहाँ समझो यहाँ बिंदु है वही वाला, है ना, जो 5 बाहर की तरफ था, x 5 था। अब मैंने देखा मुझे इस तल से y की तरफ कितना चलना पड़ेगा। इस तल से मैंने देखा बिंदु यहाँ पे था, मान लो ये पेन 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो मैंने देखा, ठीक है, ये वाला है ना, ये तो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्फ्यूज आओगे। ये मैंने देखा ये 10 सेंटीमीटर y की तरफ चलना पड़ रहा है। मतलब इस प्लेन से, जो कि कौन सा प्लेन है, बाहर की तरफ x,
ऊपर की तरफ जेड, एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड से मुझे 10 सेंटीमीटर इधर चलना पड़ा, इधर मतलब क्या वाई की तरफ, यानी जो इसकी लंबवत दूरी है उस बिंदु से वो कितनी होगी, जितना हम वाई की तरफ जाएंगे, यानी कि एक्स जेड प्लेन से लंबवत दूरी क्या कहलाएगी, वाई। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर आप देखो, इनको याद करना आसान है सर, याद करने का ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, किससे दूरी क्या क्या कहलाती है ना। दूरी ये लॉजिक ये है सर कि आपके पास तीन चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड, किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई जेड, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता होगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है पी वाई की वाई जेड तल से लंबवत दूरी। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो एक्स अक्ष मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं है, हटा दो, जिसकी बात करोगे उसको हटा दो, क्या बचा, वाई जेड, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक बताता है कि ये वाई जेड से कितनी दूरी पे है। जैसे हम 5 सेंटीमीटर बाहर आए थे वाई जेड प्लेन से, ये जो वाई जेड प्लेन था इससे 5 सेंटीमीटर हवा में बाहर आए, हमें वो बिंदु मिल गया था। अब बाहर आने का मतलब है एक्स कितना था, तो अब समझ में आ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, वाई जेड तल से दूरी बताता है, कौन सी, लंबवत दूरी, इसको याद रखना। इसी तरह से सोचो सर, अगर मैं वाई की बात करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है, बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, वाई हटा दो सर, यहाँ से वाई हटा दोगे तो क्या बचेगा, एक्स जेड बचेगा। तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट किसी बिंदु का, उस बिंदु की एक्स जेड क्या बच रहा है, देखो एक्स जेड तल से लंबवत दूरी बताता है। इसी तरह से सर, इसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट क्या बताता है, किसी बिंदु का जेड कोऑर्डिनेट बताता है कि उस बिंदु की, मान लो बिंदु का नाम मैंने पी दे दिया है, तो पी की एक्स वाई तल से दूरी, क्यों, क्योंकि जब मैं जेड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से जेड हटा दो, क्या बच गया, एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई तल से दूरी। तो कहने का मतलब एक बार और समझ लो, जिसके बारे में पूछे उसको हटा दो। एक्स क्या बताता है, एक्स हटा दिया, वाई जेड तल से दूरी बताता है बिंदु की। वाई क्या बताता है, वाई हटा दिया तो एक्स जेड तल से दूरी बताता है ना। और जेड क्या बताता है, जेड हटा दिया, एक्स वाई तल से दूरी बताता है। देखो कितना आसान है समझ पाना। तो इस तरह से हम किसी बिंदु को यूनिकली लोकेट करते हैं। अब यहाँ तो ये 2D है, असलियत में आपको ये 3D में समझना था, है ना। अब जरा देखो जेड कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पर 5 बाहर आया, 5 बाहर की तरफ आया एक्स की तरफ, तो इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट 5 था। मान लो वाई की तरफ में 10 चला तो 5,10 हो गया। अभी जेड इसका 0 है क्योंकि इस तल पे है। मैं क्या करता हूँ, मान लो इस बिंदु को 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाता हूँ, जेड 1 हो गया, 2 उठाता हूँ, जेड 2 हो गया, 3 ऊपर ले जाता हूँ, जेड 3 हो गया। जेड ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, 4 हो गया। ऐसे ही जेड को अगर मैं नीचे ले जाऊँगा, -1, -2, -3, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे आपको समझाई हुई है। क्या समझाया हुआ था इस फिगर में आपको, कि कोई बिंदु अगर इस प्लेन में, किस प्लेन में, इस वाले में, एक्स वाई प्लेन में है, यानी जैसे इस किताब के ऊपर, कॉपी के ऊपर मैंने बिंदु बना दिया था। अब इसको जितना ऊपर लेते जाओगे उतनी इसमें जेड की वैल्यू होती जाएगी, नीचे ले जाओगे जेड की वैल्यू माइनस में होती जाएगी। बस समझ में आ गया। तो मतलब 2D से 2D में सपाट समतल था, सिर्फ हमने उसको हाइट और दे दी तो 3D में आ गया अब। ठीक, चलिए अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हैं तो इनको याद करने का ट्रिक भी समझ लो सर। इनको याद करने का ये तो समझ में आ गया ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो दूरी बताएं किसी तल से, प्लेन से। ठीक है, अब समझो कि अगर कोई बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, हमें ये सब चीज़ें पता कैसे होंगी। इनको याद करने का ट्रिक क्या है सर। देखो जब मैं बात करूँगा किसी बिंदु की लंबवत दूरी की, तो ट्रिक ये है सर, जो देखो इन तीनों को तो मैंने आपको बता भी दिया अभी, है ना। ट्रिक क्या है सर, ट्रिक ये है सर कि एक्स वाई जेड में से जो नहीं है वही लिख दो। जैसे वाई जेड तल से किसी बिंदु की दूरी क्या बताएगा, इस बिंदु का एक्स निर्देशांक, लेकिन ये निर्देशांक का मोड में लिखना। असलियत में जो मैंने यहाँ पीछे बताया है यहाँ पर भी मोड में ही लेंगे, एक्स को मोड में लेना है, वाई को मोड में। क्यों, क्योंकि दूरी नेगेटिव नहीं होती। बट मैं वो सारी चीज़ें मोड वहीं डिस्कस करने ले जाता, आप कन्फ्यूज जाते हैं इसलिए। बट याद रखना, जब हम असलियत में दूरी की बात करते हैं दूरी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट उठाओ और ऐसे लिख दो। अभी मैं क्वेश्चन से भी समझा दूंगा आपको। वाई जेड तल, एक्स जेड तल से दूरी, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड में से क्या गायब है, वाई, यानी कि एक्स जेड तल से किसी बिंदु की दूरी अगर आपको बतानी है तो उस बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट देखो, उसका मॉडुलस ले लो, है ना। एक्स वाई तल से दूरी क्या गायब है सर, जेड गायब है। ट्रिक ये है जो गायब है वो लिख दो। ऐसी एक्स अक्ष से दूरी अगर किसी अक्ष से पूछा जाए, ठीक है ना, एक्स से पूछा जाए तो याद रखना इसको अंडर रूट में लिखना है। ठीक है, एक्स से दूरी में तो इसके नाम में क्या नहीं आ रहा, वाई नहीं आ रहा, जेड नहीं आ रहा,
तो आपको यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, जो गायब है उसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर फिर जोड़ दो। ठीक है, ऐसी वाई अक्ष से अगर पूछ लिया जाए किसी बिंदु पी की दूरी जिसके निर्देशांक इतने हों, तो वाई से क्या गायब है सर, एक्स गायब है, जेड गायब है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे अगर जेड एक्स से पूछा जाए जेड में क्या गायब है सर, जेड में क्या गायब है सर, एक्स गायब है, वाई गायब है। समझ में आ रही है बात। और मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु में क्या करो सर, इसके नाम में देखो, ना मैं एक्स लिख रहा हूँ, ना वाई लिख रहा हूँ, ना जेड लिख रहा हूँ, ऐसे हिंदी में कुछ लिख दिया तो समझ लो तीनों ही लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हो गया सर, आगे बात समझ में, यहाँ तक आगे बात समझ में। दूरी का तो ये तरीका था। अच्छा, अगर किसी बिंदु की स्थिति कैसे होगी, किसी बिंदु का रूप कैसा होगा, तो पहले तो याद रखना, पहले एक्स बताते हैं, फिर वाई, फिर जेड, ये इसी क्रम में रहेगा। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है कि स्थिति बताने के लिए, यहाँ पर तो क्या था, जो नज़र नहीं आ रहा वो लिख दो। यहाँ स्थिति बताने के लिए आप क्या करोगे, एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो नज़र नहीं आ रहा उसकी वैल्यू 0 कर दो बस। जैसे एक्स अक्ष पर, तो इसके नाम में देखो क्या नज़र आ रहा है, एक्स, क्या नज़र नहीं आ रहा, वाई और जेड, यानी वाई और जेड 0 होंगे। एक्स कुछ भी हो सकता है लेकिन वाई 0 होगा और जेड भी 0 होगा। समझ में आ गई बात। चलो, जो अक्ष है इनको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, और जो इनके निर्देशांक है वो स्मॉल से। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे आप देखो वाई अक्ष पर, ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी बात कर लेते हैं कि अगर किसी बिंदु की स्थिति का रूप बताना है आपको, यानी कोई बिंदु किसी अक्ष पे है या तल पे है, तो वो कैसा होगा, इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है सर कि इनके नाम में जो नहीं है उसकी वैल्यू 0 कर दो, उसका कोऑर्डिनेट 0 समझो। मतलब यहाँ पर जैसे अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे हो, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा, कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, जो दिख नहीं रहा उसकी वैल्यू 0 कर दो सर। जो दिख नहीं रहा, यहाँ पर ये ट्रिक चलेगा कि जो दिख नहीं रहा उसकी वैल्यू 0 कर दो। जैसे वाई अक्ष पे अगर हम बात करें तो इसमें वाई नज़र आ रहा है सर, तो मतलब वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स और जेड 0 होंगे। क्रम वही रहेगा सर, पहले एक्स लिखना है, फिर वाई लिखना है, फिर जेड लिखना है। तो पहले एक्स, फिर वाई, फिर जेड। ठीक है, तो यहाँ पर वाई था तो वाई कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्स और जेड 0 होंगे। यहाँ पे जेड अक्ष की अगर बात करें, कोई बिंदु जेड अक्ष पे है तो इसका मतलब जेड अक्ष पे है तो क्या नज़र नहीं आ रहा, एक्स नज़र नहीं आ रहा, वाई नज़र नहीं आ रहा, ये 0 हो जाएंगे, जेड कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बिंदु एक्स वाई तल पे है सर, तो क्या नज़र नहीं आ रहा, इसके नाम में एक्स नज़र आ रहा है, वाई नज़र आ रहा है, जेड नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, जेड 0 होगा, पक्की बात है। ठीक है, ऐसे ही वाई जेड तल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स नज़र नहीं आ रहा, मतलब एक्स 0 होगा, वाई कुछ भी हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ एक्स जेड की, तो यानी कि एक्स कुछ भी होगा, जेड कुछ भी होगा, लेकिन इसमें y नज़र नहीं आया तो y 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये देखो, ये था आपके पास सिंपल सा ट्रिक जिनकी वजह से आप ये सारी चीज़ें बता पाओगे। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अभी मैं इनको एग्जांपल से कराऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। जैसे 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 यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ना, कि मान लो जो P है सर, मान लो जो P है इसके निर्देशांक है -3, 2 और 1, -3, 2, 1। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाई जेड तल से दूरी बताओ, तो अगर वाई जेड तल से दूरी बतानी है, इसकी मतलब क्या, इसका वाई जेड तल से दूरी मतलब एक्स बता दो, है ना, क्योंकि इसमें एक्स गायब है। तो एक्स क्या है इसका, 3, माइनस का है, लेकिन आप माइनस का मोड 3 में लिखोगे, यानी कि असलियत में दूरी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ माइनस है तब भी आप 3 ही बताओगे। अगर एक्स जेड तल से दूरी पूछते हैं तो इसका वाई बता देना, वाई तो 2 है तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा, है ना। क्लियर हो रही बात। अगर एक्स वाई तल से दूरी पूछते हैं तो एक्स वाई में जेड गायब है, मतलब जेड यानी कि 1 यूनिट। अगर मान लो एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी पूछ लें तो क्या बताओगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ से वाई कितना है सर, वाई है 2, 2 का स्क्वायर, प्लस में जेड कितना है, 1, 1 का स्क्वायर। इस तरह से बाकी चीज़ें भी बता सकते हो। तो अब समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था, अब समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला है अपना उदाहरण। एक आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम उदाहरण कर लेते हैं कुछ। ठीक है, ये उदाहरण कौन सा है, पहला वाला एग्जाम्पल है आपका। इसमें देखो क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है कि जो ये आकृति है, यहाँ पे आपको एक आकृति नजर आ रही होगी, इसमें P के निर्देशांक 2, 4 और 5 हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो P है सर, इसके निर्देशांक कितने हैं, x 2 है, y 4 है, z 5 है। तो f के निर्देशांक निकालने हैं। मुझे एक बात बताओ सर, ध्यान से देखना, अभी जो मैंने ट्रिक बताया ना वो इसमें काम आएगा। f यहाँ पर है, p यहाँ पर है,
तो पहली बात सर, पहली बात जो f है ना, ध्यान से देखना, पहली बात जो f है वो किसी तल पे है। कौन से तल पे है? एक्स जेड तल पे है। क्यों? समझो ज़रा, यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें सर, तो आपको पता लग गया कि ये क्या चीज़ है, देखो, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये है एक्स अक्ष, और जो ये ऊपर से आ रहा है ये क्या आ रहा है? जेड। तो क्या इसी पे है ना, ये जो एक्स जेड तल है, क्या इसी पे है ना, यही तो तल है, वो देखो ना, ये एक्स जेड तल ही तो है, दिख रहा है? क्या इसी तल पे एफ है? हाँ। तो मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट एफ है ये असलियत में एक्स जेड तल पे है। तो मतलब क्या हुआ सर कि जो एफ के निर्देशांक होंगे, एक्स कुछ भी हो, है ना, एक्स, चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं कि भाई एक्स कुछ भी हो, जेड कुछ भी हो इसका निर्देशांक, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाई गायब है तो पक्की बात है वाई जीरो होगा। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि एक्स जेड तल पे वाई जीरो होता है, जो गायब है इसके नाम में वो रख दो, वाई जीरो होगा, पक्की बात है। लेकिन एक्स क्या होगा, जेड क्या होगा, अभी हमें ये पता लगाना बाकी है। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? जरा ध्यान से देखना सर, जरा ध्यान से देखना। देखो आपको जो ये नीला वाला, ठीक है, ध्यान से देखना, आपको जो ये नीला वाला, ठीक है, एक बार मैं बना दूं, ठीक है, ये देखो ये वाई तल है अपना, ठीक है। तो आपको जो ये नीला वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, नीला वाला हिस्सा समझते हो ना, ये वाला जो प्लेन नज़र आ रहा है, ये कौन सा प्लेन है? ज़रा सोच पा रहे हो क्या? ये कौन सा प्लेन है? सोच पा रहे हो क्या? ये जो इन्होंने शेड किया हुआ है, सोचो एक बार, कौन सा प्लेन है सर ये? देखो ज़रा किससे मिलके बन रहा है ये? वाई और जेड से मिलके बन रहा है, यानी कि वाई जेड प्लेन है नीला वाला हिस्सा, बिल्कुल पीछे वाला, है ना। अब इस घनाभ का मतलब बिल्कुल पीछे वाला। अब पी क्या है? बाहर की तरफ आया हुआ है। पी कितना बाहर आया है वो उसका कौन सा तल होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? एक्स। क्यों? क्योंकि वाई जेड से जो दूरी बताएगा वो एक्स निर्देशांक होता है। अभी तो बताया मैंने, जो नाम में गायब है, वाई जेड से जो लंबवत दूरी बताता है वो एक्स निर्देशांक होता है। यानी कि पी कितना बाहर की तरफ आया है वो पी का एक्स निर्देशांक है। और इसी तरह से एफ भी इस तल से कितना बाहर की तरफ है वो उसका एक्स निर्देशांक है। भाई जितना बाहर पी आएगा उतना ही बाहर एफ आया होगा, क्योंकि ये घनाभ की ये भुजाएं तो बराबर होती है ना। तो अगर पी जो है वो 2 बाहर आया है, मतलब एफ का एक्स निर्देशांक भी 2 हो जाएगा। वाई तो हमने पता लगा लिया है 0। जेड की बात करते हैं। देखो जेड का मतलब क्या है? कितना ऊपर गया है। जेड मतलब कितना ऊपर गया है, तो मतलब पी कितना ऊपर है उतना ही तो एफ भी ऊपर होगा, क्योंकि भाई ये घनाभ का एक कोना जितना कोना ये ऊंचाई पे होगा उतनी ऊंचाई पे एफ भी होगा। तो मतलब दोनों की ऊंचाइयां बराबर होनी चाहिए, इन दोनों कोनों की घनाभ है तो, ठीक है, क्योंकि ये साइड बराबर ये साइड होगी घनाभ की। तो अगर इसकी ऊंचाई 5 है तो उसकी भी 5 ही रही होगी सर, इसीलिए देखो ये आएगा। ये अपना फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये वो चीज़ है जिसके लिए शायद बहुत सारे बच्चे परेशान हुए होंगे कि अष्टांशों के निशान कौन कौन से होंगे, कब एक्स पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ऐसे वाई और जेड। तो यहाँ बच्चे परेशान रहते हैं। तो इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है सर, आज के बाद आप परेशान कभी नहीं होगे। फटाफट क्या करो, 1 से लेकर 8 तक नंबर इधर डालो, एक्स वाई जेड इधर लिखो, जेड के सामने 4 बार प्लस, 1 2 3 4, 4 बार प्लस, 4 ही बार माइनस भी लिख दो, 4 बार प्लस 4 बार माइनस। ठीक, यहाँ पे 4 बार लिखा था, 4 का आधा क्या होता है 2, यानी कि यहाँ पे वाई पे जब आप आओगे, वाई पे 2 बार प्लस 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस फिर 2 बार माइनस। एक्स का केस थोड़ा स्पेशल होगा, जब आप एक्स पे आओगे तो इसका केस थोड़ा स्पेशल है सर। क्यों? क्योंकि ये एक्स है ना, कुछ बुरी यादें कुछ अच्छी यादें हैं इसके साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आप शुरुआत में प्लस लिखना, एंड में प्लस लिखना, इसके बाद वही कहानी, प्लस के बाद क्या आता है माइनस, यानी 2 बार माइनस 2 बार प्लस और फिर 2 बार माइनस। ये देखो आपकी टेबल तैयार है। मतलब पहले अष्टांश में तीनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे में। अगर आपको अभी ये टेबल बनानी आ गई है तब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आराम से। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ये बिंदु और ये बिंदु किस अष्टांश में स्थित हैं, तो हम बोलेंगे यार यहाँ पर देखो क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। माइनस प्लस प्लस कहाँ पे होता है साहब, तो माइनस प्लस प्लस होता है दूसरे में। तो यानी इसका कौन सा अष्टांश हो गया, दूसरा अष्टांश हो गया। ऐसे यहाँ पे देखोगे ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि भैया माइनस प्लस माइनस कहाँ होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है छठे में। आप यहाँ पे देख पाओगे छठा कहाँ है, माइनस प्लस माइनस किस में होता है, छठे में होता है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 6th
ऑक्टेंट यानी कि अष्टांश। बस आसान है, हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो यार, मान लो एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और B के हैं x2 y2 z2, ये निर्देशांक है। तो इनके बीच की दूरी निकालनी बहुत आसान है यार। x में से x घटाओ, x2 माइनस x1 स्क्वायर कर दो, प्लस y में से y घटाओ, y2 माइनस y1 स्क्वायर कर दो, z2 माइनस z1 स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस आएगा, ठीक है ना, और अंडर रूट में लिख दो। किस में से कौन सा घटाएं कि एक ऑर्डर यही रहना चाहिए? नहीं सर, आप x1 में से x2 घटाओ, x2 में से x1 घटाओ, कुछ भी करो, दोनों में से दोनों सही है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर करने के बाद जो फर्क आता है वो बैलेंस हो जाता है, बस माइनस का फर्क आता है। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है। क्यों? क्योंकि आपने कक्षा 10 में इतना तो पढ़ा ही था, जब आपने 2D में पढ़ा था तो इतना तो पढ़ा ही था सर। बस इसमें जेड और जोड़ दो यार, हो गया फॉर्मूला याद, इसमें क्या याद करना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है भैंस की आंख, और इनके बीच में दूरी ज्ञात कर दो। हम बोलेंगे ठीक है भैया, कर देते हैं दूरी ज्ञात। देखो यार जरा, ठीक है, मैंने यहाँ पर ठीक है एक बिंदु P और Q के बीच की जो दूरी है उसको ऐसे दिखा दिया। मेरे कहने का मतलब है कि ये समझो है बिंदु P और ये समझो है बिंदु Q, और ये हो गई इनके बीच की दूरी PQ। अब मुझे पता है P के निर्देशांक कितने हैं, 1 -3 4, है ना। 3 खतरनाक सा बन गया, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, डाकू लग रहा था। ठीक है, Q की अगर हम बात करें तो Q के निर्देशांक क्या है, -4 1 2। अब आपको पता है कि अगर आपको दूरी निकालनी है P और Q के बीच की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा सर। एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाना जरूरी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो आप करोगे क्या सर, आपको करना इतना है कि ये जो बिंदु है ना, इसको आप P के निशान मतलब इसको आप कंपेयर कर लो x1 y1 z1 से, और जो Q के है ना इनको आप कंपेयर कर लो x2 y2 z2। क्लियर हो गई बात? तो यार यहाँ पे बस आपको पुट कर देनी है वैल्यूज़ और हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा PQ बराबर अंडर रूट। ठीक है, x2 कितना है सर, -4 -1। देखो मैं सीधा सीधा बता दूं, जो चीज़ें माइनस हो रही हैं जैसे -x1 -y1 -z1, तो जो चीज़ माइनस के बाद है यहाँ वैल्यू लिखते समय आप ऐसा मत करना कि आप x2 को सोच रहे हो -4, फिर ये माइनस हो रहा है, फिर 1 लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मतलब करना यही होता है बट ऐसे टाइम लग जाएगा। आप क्या करना, जिस चीज़ को माइनस करना है समझ लो, अपने दिमाग में एक सिस्टम बना लो, उसका निशान चेंज करके लिख देना है। माइनस होगा तो प्लस कर देना है, प्लस होगा तो माइनस कर देना। देखो कितनी जल्दी होगा अभी, है ना। जिसको माइनस करना है उसको नहीं करना, क्योंकि वो x2 है तो वो तो ऐसे ही रहेगा -4। इसको माइनस करना है, 1 का निशान -1 हो गया, बस बदल दो। अब देखो कितनी जल्दी होगा ये, है ना। 1 -3 करना था माइनस का, तो प्लस कर दो उसको। ठीक है, -3 से अपने आप +3, आपका दिमाग थोड़ी देर में फिक्स कर देता है इन सब चीज़ों को, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लग रहा होगा ये बहुत सिंपल चीज़ें क्यों बता रहे हो, तो हमें पता ही है भाई, पता तो है लेकिन तब भी तुम वैसे ही करते हो ना। और दोनों सेम चीज़ भी है हाँ, लेकिन सोचने का इतना सा तरीका हल्का सा बदलने से कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब जरा देखो यहाँ से कितना, -1 -4 -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट के अंदर 25 प्लस। ठीक है, 1 और 3 4 का स्क्वायर 16 प्लस, यहाँ पे -2 बचेगा उसका स्क्वायर 4, तो 16 और 4 20 और 5 45। ठीक है, कितना आ गया सर 45, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, जगह है तो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 45। 45 क्या होता है, 9 × 5। 9 × 5 ही क्यों बोला, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 5 अंदर रह जाएगा। इतने इकाई दूरी आ जाएगी P और Q के बीच की। समझ रहे हो कितनी दूरी हो गई दोनों के बीच? ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दर्शाइए कि PQR संरेख हैं। संरेख है मतलब भैंस की आंख एक ही रेखा में है। अब संरेख होने का कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। ठीक है, कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं, मतलब मान लो किसी वो एक ही रेखा के सीध में आते हैं तो उनको संरेख बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझो कि अगर कोई 3 बिंदु है ना, जैसे कि यहाँ पर ठीक है PQR अभी छोड़ो, मैं ABC लेकर चलता हूँ। ठीक है, मान लो कोई बिंदु ABC है, 3 बिंदु,
ये संरेख होंगे तो मतलब वो सीधी रेखा के में आने चाहिए, या रेखा सीधी रेखा खंड से आने चाहिए, या रेखा में आने चाहिए। तो बस कैसे करेंगे हम ऐसे करेंगे सर कि मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं ए बी निकालता हूँ सर, मैंने ए बी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैं बी सी निकालता हूँ सर, मैंने बी सी फाइंड आउट कर लिया। और फिर मैं ए सी भी निकालता हूँ सर, मैंने ए सी भी फाइंड आउट कर लिया। तो पक्की बात है कि ये तीनों सीधी रेखा में हैं अगर, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब जो ए बी है सर, जब जो ए बी है सर उसमें आप जोड़ दो बी सी, उसमें आप कौन जोड़ दो, बी सी जोड़ दो, और ये बराबर आ जाए पूरे ए सी के ही, ना कम ना ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा। मतलब ये छोटा वाला टुकड़ा प्लस में ये छोटा वाला टुकड़ा पूरे बड़े वाले टुकड़े के ही बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये बिंदु संरेख हैं। अब यहाँ तो मुझे पता है कि ए किनारे पे सी किनारे पे बी बीच में है, बट क्या यहाँ पे पता है पी क्यू आर इन्होंने ऐसे बोला था, जरूरी है क्यू ही बीच में हो? नहीं सर, क्योंकि निर्देशांक कहाँ कहाँ आएंगे बनाया थोड़ी है, इसको प्लॉट थोड़ी किया है कि कौन बीच में आएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में जब आपको नहीं पता कि कौन सा बीच में है कौन सा किनारे पे है, तो उस केस में आप यहाँ तक तो देख पाओगे इनमें से दो छोटे वाले कौन है, सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा आएगा वो अकेला, और बाकी छोटे छोटे दोनों को जोड़ के आना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, वैसे तो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे भी समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं सर, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना सर आप, ठीक है। यहाँ पर ठीक है एक बिंदु P है, एक बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, P का -2, 3 और 5। एक दूसरा बिंदु है सर Q, मान लो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, कौन बीच में आता है कौन किनारे पे मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रफली, ठीक है। Q 1 2 3 है सर, और एक बिंदु R है सर कहीं पे, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है 7 0 -1। हम क्या करेंगे, हम पहले PQ निकाल लेंगे, फिर QR निकाल लेंगे, फिर PR निकाल लेंगे, इतना निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे क्या क्या होगा। तो मैंने देखा कि भाई PQ निकालना सबसे पहले अपने को, लेकिन एक बार फॉर्मूला क्वेश्चन में लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है सर। देखो कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो सर यहाँ पर अरे इसका कलर चेंज नहीं किया ना, ठीक है। यहाँ पर सर, ठीक है, यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करना, ठीक है। इसको x2 समझो, इसको x1 समझो, तो 1 + 2, मैंने कहा ना आपका दिमाग थोड़ा तेज हो गया होगा, -2 को मैंने प्लस लिखा, समझ में आ गया होगा, प्लस 2 - 3 प्लस 3 - 5, यहाँ पे आ जाओ, कितना हो गया, 2 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 9 4 13 1 14, यानी कि आ गया √14। कितना आ गया, √14, कितना आ गया, √14, ठीक है। इतनी जगह क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, वैसे कम पड़ जाएगी जगह, तो एक काम करते हैं सर, इनको मैं इधर लिखता हूँ, इनको मैं इधर लिख देता हूँ जनाब को, ठीक है। चलो PQ निकल गया, अब क्या निकालना है सर, QR, ठीक है। अब क्या निकालना है, QR, तो QR भी निकाल लेते हैं सर। अब फॉर्मूला आपने एक बार लिख दिया ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। QR उसमें से ये घटाते रहो, है ना, इसको 2 समझो, इसको 1 वाला समझो, तो 7 - 1, तो 7 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 - 2 इसका स्क्वायर प्लस -1 - 3, कितना हो जाएगा सर ये जरा देखना एक बार, ठीक है। 7 में से गया 6 का स्क्वायर 36 होता है शायद, ठीक है। ये हो जाएगा 4, और ये 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी +16 ही होता है। कितना हो जाएगा सर, 16 और 4 20 और 36 56 होता है। 56 को लिख सकते हैं 14 × 4, 14 गुणा में 4, 14 चौके 56। क्यों लिख रहा हूँ मैं 14 गुणा में 4, क्योंकि 4 का रूट होता है 2, 14 रह जाएगा अंदर। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले की। अगला बोले तो PR, ठीक है, PR निकाल लेते हैं। PR के लिए उसमें से घटाओ तो 7 + 2, सीधा सीधा +2, माइनस माइनस प्लस प्लस मत सोचो, टाइम लगता है उसमें।
ठीक है, 0 -3 -1 -5। मज़ा आ रहा है ना? देखो यार कितना आसान है सब कुछ, भैंस की आँख, कुछ है नहीं इतना, है ना? देखो 7 और 2 9 का स्क्वायर 81 होता है क्या? बोलो हाँ। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है क्या? बोलो हाँ। कमेंट वमेंट तो कुछ तो कर दिया करो यार। ठीक है, -1 -5, 6 का स्क्वायर फिर से कितना? 36। कितना हो गया सर ये? देखो ना, 81 में 9 जोड़ दो 90, 90 और 30 120 और 26 126। 126 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 गुणा में 9। अब आपको समझ में आ गया होगा, 9 का रूट 3 बाहर और 14 अंदर। अब आप देखो कि ये जो है ना 3√14, 2√14, 1√14, ये तो आ गया ठीक ठीक। मतलब क्या? मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर तो मुझे 1 की लेंथ मिली 3√14, जो कि बराबर आना चाहिए बाकी दोनों को जोड़ के देख लो ना, 2√14। जिनको ऐसे जोड़ना नहीं आता सर, उनको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, इसको, इस 14 को समझ लो, √14 को x समझ लो, ये x है तो यानी ये भी x है तो ये भी x है सर। तो क्या 3x 2x और x को जोड़ के नहीं आएगा भाई? 2x और 1x 3x ही तो होता है, तो आ गया ना? क्लियर होगी बात? तो अब यहाँ पर देखो 3√14 किसकी वैल्यू है सर? पी आर की। किसकी वैल्यू है? पी आर की। तो और 2√14 किसकी वैल्यू है सर? 2√14 है क्यू आर की। किसकी वैल्यू है सर? क्यू आर की। और √14 किसकी वैल्यू है सर? पी क्यू की। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला है, मैंने क्या बोला था? जो सबसे बड़ा वाला आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था बीच में कौन है, तो मैंने कहा सबसे बड़ा वाला बाकी दोनों छोटे वालों को जोड़ के आ रहा है क्या? यही मतलब था उस स्टेटमेंट का जब मैं वहाँ कह रहा था। तो आ रहा है, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यस, हाँ हाँ, पी क्यू आर संरेख है। आगे बात समझ में? स्क्रीन शॉट वोट लेना तो ले लेना भैया, आपको क्वेश्चन समझाना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं समझा दिया। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि क्या बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं? ठीक है, तो आप कहोगे कि चलो यार एक रफ फिगर बना लो। अब समकोण त्रिभुज बोला है तो बिल्कुल 90 डिग्री मत बना लगे ना, पूछा है भी क्या हैं भी कि नहीं है, हमें क्या पता भैंस की आँख हैं कि नहीं है, चेक करने पता लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी रफ ऐसी ट्रायंगल बना लिया, समकोण जैसा दिखे ना दिखे मतलब नहीं है। ठीक है, ए क्या है? 3 6 9, 3 6 9। बी क्या है साहब? बताओ, बी क्या है भैंस की आँख? ये रहा 10 20 30, अरे गिनती करने 10 20 30। और सी क्या है सर? 25 -41 और 5। 10 20 30 से कुछ याद आता है क्या तुम्हें? 10 20 30 से कुछ याद आता है क्या? छुपन छुपाई खेली बचपन में? जब छुपन छुपाई खेलते थे इसमें डाइन होती थी, मतलब है ना, तो वो गिनती गिनता था 10 20 30, 100 तक उतने में सब छुपे होते थे, है ना। तो वो बचपन वाली चीज़ याद आ गई 10 20 30 को देख के। चलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलो अब समझ के आया, समझाया नहीं भी तो कुछ। ठीक है, अब देखो हम इसको समकोण त्रिभुज कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो आप ए बी की लंबाई पता लगा सकते हो, बिल्कुल, बी सी भी पता लगा सकते हो, ए सी भी पता लगा सकते हो, मतलब ये तीनों लंबाइयाँ पता लगा सकते हो। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज रहा होगा, मान लो अगर ये समकोण त्रिभुज रहा होगा सर, तो जो 90 के सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और कर्ण बाकी दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। पता है ना बात? तो यानी कि हम इन तीनों भुजाओं का लंबाई निकाल लेंगे, फिर देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। बड़ी भुजा ही कर्ण बन सकती है। अगर कर्ण बन गई तो उसके सामने वाला कोण 90 होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों का, यानी कि इसको आधार बोल दो और इसको लंब बोल दो, है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, मैं तो खैर इसको ऐसे याद भी नहीं करता, प्लस में लंब का वर्ग, ऐसे होता है ना। मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ कि भाई समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा है उसका अकेले का वर्ग, बाकी दोनों के वर्गों के जो जोड़, बस आधार कौन है, लंब कौन है, ये सब इतना नहीं सोचना। ठीक है, कहने का मतलब क्या, आपने तीनों निकाल लिया, फिर आप चेक करके देखो क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। सबसे बड़े वाले बंदे का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर आ रहा है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्ज से क्या हो जाएगा, हाँ, समकोण त्रिभुज रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का विलोम जो होता है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि भाई चलो तीनों साइडें निकालो पहले। ठीक है, तीनों
साइड ए, साइड्स मतलब साइड ए क्या होता है ना, तीनों साइड्स, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में हो जाता है ऐसा, ठीक है। तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालते हैं। चलो, तो मैंने पहले कहा कि चलो ए बी की बात कर लेते हैं इसकी यहाँ, ठीक है। तो फॉर्मूला तो एक बार लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ए बी क्या हो जाएगा, देखो जरा, एक काम करो ना, स्क्वायर लगा दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, है ना। ए बी का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर ही कर दो सीधा, ताकि रूट हट जाए, ठीक। अब देखो यहाँ से, क्योंकि हमें तो पाइथागोरस थ्योरम जब निकालनी है तो उसमें तो स्क्वायर का ही सम देखना है, ठीक है, तो स्क्वायर ही कर दिया सीधा। तो यहाँ से सर x2 - x1 है ना, इसको x2 समझो, इसको x1 समझो, ए बी की बात कर रहे हैं अभी हम, तो 10 में से 3 घटाओगे, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 - 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 - y1 20 - 6 का स्क्वायर, तो 20 - 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस z2 - z1 यानी 30 - 9 का स्क्वायर, 30 - 9 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 10 में 3 गया 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस 20 में से हो गया 14, 20 में 6 गया 14, 196, प्लस 30 में से 9 गया 21 का स्क्वायर 441। अब इनको जोड़ने के लिए क्या करो सर, देखो जोड़ना आसान कैसे रहेगा, 400 200 600, और जो इसका एक है ना इसको निकल के दे दो, तो कितना हो गया सर 50, है ना, तो 650, और वो 40 और जोड़ दो 690। बट यहाँ पे आपने एक गड़बड़ी कर दी, क्योंकि वो 200 था, है ना, आपने 200 गिन लिया, जबकि 196 था, यानी 4 कम था, 4 कम कर दो, 690 में से 4 कम के 686। अब आप कैसे भी जोड़ना है यार, मैंने कैसे जोड़ा, 400 200 600 और 50 650, और ये 40 और जोड़ दिया 690, क्योंकि मैंने इसको 200 जोड़ लिया था, तो 4 कम कर दो यार, जो फाइनल आंसर आया, ठीक है ना। इसको 50 की जोड़ा, उसका एक यहाँ पे गिन लिया। तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि भाई ए बी का स्क्वायर कितना आया, इतना आ गया सर, ए बी का स्क्वायर तो पता लग गया। अब सर, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी साइड का स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ, ए सी का स्क्वायर निकाल के देखते हैं कितना आता है, ठीक है। ए सी का स्क्वायर सीधा स्क्वायर ही है सर, अंडर रूट नहीं लगाना, ठीक है। तो 25 - 3 का वर्ग, y2 x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस y2 - 41 -41 -6 -6 का स्क्वायर, प्लस 5 - 9 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कर दिया। अब देखो 25 में से 3 घटाओगे 22 बचता है, कितना बचता है 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों में निशान एक जैसे है तो जुड़ जाएगा, 41 और 6 47 होता है सर, 47 का स्क्वायर कितना होता है, 47 का स्क्वायर होता है 2209, ठीक है। 5 में से 9 गया, कितना बचता है सर -4 का स्क्वायर 16। अब जरा इनको जोड़ो, इनको जोड़ना भी देखो बहुत आसान है, रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। 16 को पहले इसमें जोड़ो, सीधा सीधा 500 हो जाएगा, 84 में 16 जोड़ोगे 100 हो जाता है ना, तो 500 हो गया, 500 और 2200 2700 और 9 यानी 2709 हो गया टोटल, कितना आ गया 2709, 2709। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सर। तो यहाँ से भी ए सी का स्क्वायर भी पता लग गया, ए सी का स्क्वायर भी यहाँ से पता लग गया, यहाँ तक ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्या चीज़ बच गई, ए बी का बी सी का स्क्वायर बच गया था, है ना, बी सी। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर सर, है ना, स्क्वायर करना तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा x2 - x1 25 - 10 का वर्ग, तो यहाँ से हो गया 25 - 10 का वर्ग, ठीक है, -41 -20 का वर्ग, और 5 - 30 का वर्ग, ठीक है। तो देखो 25 में से 10 घटाओ, ये हो गया BC का स्क्वायर, 25 में 10 घटाओ कितना बचेगा 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये हो जाएगा -61 का स्क्वायर, ये हो जाता है 3721, और यहाँ पे देखोगे कितना बचेगा 25 का स्क्वायर 625 सर, 25 का स्क्वायर 625। अब इसको कैसे जोड़ें, पहले इन दोनों को जोड़ लो ना, ठीक है। देखो 600 और 200 800, 25 और 25 50, 850 हो गया, 800 को जोड़ दो 3700 में, 21 भूल जाओ, 3700 में 8 जोड़ो, 8 7 15, 4500, 4550 और 21 4571 हो गया मतलब यार, ठीक है, 4571, ये क्या हो गया BC का स्क्वायर। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है सर, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। एक आपको ये चीज़ दिख रही होगी, कलर चेंज कर लेते हैं,
ठीक है, गुलाबी ज़्यादा अच्छा लगता है इधर। ठीक है, एक ये हो गया सर, एक ये हो गया। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा किसका स्क्वायर आया है भाई? जो साइड सबसे बड़ी रहेगी उसका स्क्वायर भी सबसे बड़ा आएगा। तो क्या ये वाला साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा? क्या नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है यानी कि 4571, ये बराबर नहीं आ रहा है सर, है ना? कहाँ बराबर आएगा जोड़ के? 2709 प्लस 686 इसके बराबर नहीं है सर। इसका मतलब ये 4571 क्या? BC का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड थी उसका स्क्वायर बराबर नहीं आया। क्या? AC और AB, है ना? यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर इसके बराबर नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ये 90 डिग्री वाला नहीं है, मतलब समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब कि जो त्रिभुज ABC है, ABC था PQR था, अब जो भी हो भैंस यहाँ। ठीक है, त्रिभुज ABC है, ABC समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये लो, आसान से क्वेश्चन है, आसान सा चैप्टर है भाई ये। ठीक है, क्लास 11th के सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं उदाहरण से। हाँ, यही चैप्टर अगर आप फिर से IIT JEE लेवल पे देखो, बहुत कुछ है इसमें, बट अभी यहाँ पे जो अपने सिलेबस में बहुत कम है और वो आसान चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दो बिंदुओं A और B के निर्देशांक ये रहे इतने हैं। गतिशील बिंदु P के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर बराबर 2K का स्क्वायर है। तो देखो मैंने यहाँ पे बोला माना, ठीक है, P जर्नल पॉइंट है कोई, है ना? तो मैंने माना P के निर्देशांक। ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि भैया P तो मूविंग पॉइंट है ना, गतिशील है ना, तो कुछ भी हो सकता है, XYZ ले लो, XYZ अलग जहाँ पे अपनी वैल्यू बदलते रहेंगे, है ना? तो यहाँ से इसका निर्देशांक क्या हो गया? XYZ। मान लो ये रहा बिंदु P जो मूव कर रहा है ना? अब किसी इंस्टेंट पे मान लो, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे, है ना, तो जो पॉइंट P है सर, ठीक है, दो बिंदुओं P, इसके निर्देशांक याद करो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर देखो P क्या बता रहा है? P और A के बीच में दूरी, तो मतलब कि A कुछ दूरी पे है किसी भी इंस्टेंट पे, हमने देखा है ना। A के निर्देशांक कितने हैं साहब? ये रहा 3 4 5, कितना है? 3 4 और 5, है ना? तो ये AP हो गया या PA हो गया, ऐसे PB। अगर ये P है तो यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं मान लो B पॉइंट है सर, यहाँ पे कहीं B पॉइंट है किसी इंस्टेंट पे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया B, ये रहा -1 3 7, है ना। अब ये P मूव करता जा रहा है, उसी हिसाब से A और B भी अपने आप को एडजस्ट करते जा रहे हैं। नहीं सॉरी, यहीं पे है ये तो फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, मतलब P मूव कर रहा है बस, तो इनके बीच में दूरी इस तरह से होगी कि 2K स्क्वायर होगा, कि अपने आप को एडजस्ट कर रहा होगा, मतलब ताकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता रहे। ठीक है, क्लियर हो गई? तो अब हम मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ज़्यादा ताम झाम नहीं सोचना है। मैं क्या करूँगा? भैंस की आँख, यहाँ पर दिख रहा है PA, निकाल लूँगा, यहाँ पे दिख रहा है PB, निकाल लूँगा, मतलब उनका स्क्वायर, और उसको बराबर रख दूँगा, या फिर इन दोनों को निकाल लेते हैं, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हो जाएगा अपना काम। मतलब मुझे पहले PA का स्क्वायर चाहिए भैंस की आँख, बस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा, चलो PA स्क्वायर बराबर क्या आएगा, है ना, बस अंडर रूट नहीं लगा रहा, दोनों तरफ समझो स्क्वायर हो गया। ठीक है, P का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? इसको x2 समझो, इसको x में समझो, PA पे फोकस करना है, तो x - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा y - 4 का स्क्वायर प्लस z - 5 का स्क्वायर हो जाएगा z - 5 का स्क्वायर। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई? यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है, वाह। ठीक है, इसके अलावा सर देखो ना, मैंने क्या कहा भाई, मुझे PA का स्क्वायर चाहिए था, मैंने निकाल लिया, मुझे PB का स्क्वायर भी तो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर PB का स्क्वायर निकालने का ट्राई करता हूँ सर। ठीक है, x - +1 हो जाएगा, ये x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, y - 3 का स्क्वायर और z - 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ना, जो मुझे गिवन है मैं उसका सहारा लेते हैं। ठीक है, कि गिवन क्या है सर? गिवन ये है अपने आप को, ये इक्वेशन है। ठीक है, मतलब अपने को गिवन है एक इक्वेशन
जिसमें क्या लिखा हुआ है सर, PA का स्क्वायर यानी वर्ग में अगर जोड़ दिया जाए PB के वर्ग को, किसको जोड़ दिया जाए सर, PB के वर्ग को, तो ये बराबर किसके आता है, 2K स्क्वायर के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, PA का वर्ग तो अपने को पता ही है, ये रहा, तो इसकी जगह ये लिख दो सर, प्लस PB का वर्ग तो मुझे पता ही है, ये रहा, तो इसकी जगह ये लिख दो, बराबर 2K का वर्ग है। यहाँ तक ये समझ में आ रही है क्या? अब देखो ना जरा, यहाँ से x माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3x का डबल 6x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4y का डबल हो गया 8y। और यहाँ से z स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5z का डबल 10z। यहाँ से x प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2x। यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3y का डबल z 6y। z माइनस 7 में क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया माइनस 7z का डबल 14z इज इक्वल टू क्या हो गया, 2K स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब जरा देखो, एक सिस्टमेटिक वे में चलना, तमीज़ में चलना, मतलब कि सबसे बड़ी पावर वाली टर्म पहले लिखो। जैसे x की पावर 2 यहाँ पर है, x की पावर 2 यहाँ पर है, तो ये मिलके हो गए 2x की पावर 2। अभी पावर 2 वाली टर्म्स बची हुई हैं, जैसे y की पावर 2 और y की पावर 2, तो ये कितना हो गया सर, 2y की पावर 2। ऐसे ही z की पावर 2 है सर, z की पावर 2 है सर, तो ये हो जाएगा 2z की पावर 2। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो अब हमें x पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 6x है माइनस का, यहाँ पे प्लस 2x यानी माइनस का 4x बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4x। उसके बाद y पे फोकस करो सर, माइनस 8y माइनस 6y माइनस का 14y। फिर z पे फोकस करो सर, माइनस का 10z और माइनस का 14z। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ी हो गई है यहाँ पे देखना। ठीक है, एक गड़बड़ी क्या हुई है, यहाँ पर ये z माइनस 7 है सर। ठीक है, कितना है, माइनस 7, यानी कि प्लस 7 आएगा। तो बस इतना याद रखना है, प्लस 7 अगर होगा तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो माइनस का 10z और प्लस का 4z क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का 4z बच जाएगा, 14 में से 10 गया। ठीक है, और क्या चीज़ है सर, z वाला काम भी हो गया, x y z हो गया। ठीक, बराबर में क्या चल रहा है, 2K स्क्वायर माइनस। ठीक है, इस सब चीज़ को उधर ले जाओ जो नंबर में बचा है। नंबर में क्या बच रहा है सर, 9 में 16 जोड़ोगे 25, 25 में 25 जोड़ोगे 50, 50 और 1 और 49 जोड़ दो, ये भी 50 हो गया, 50 50 100 और ये 9 109, तो उधर चला जाएगा माइनस में 109। ठीक है, आप करें ना कैलकुलेट, ये आएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक चीज़ें? ठीक है, वो सही कर लेना। शुरुआत में मैं वहाँ ना माइनस लगाना भूल गया था। ठीक है, असलियत में -7 है, वो जो मैंने +7 लिख दिया था, इसलिए वो गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतनी। तो ये था उदाहरण 6। अब आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं और 7वां उदाहरण देखते हैं। 7वें उदाहरण में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, परंतु ये आयत नहीं है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो देखो यार, आप क्या करना, ठीक है, रफली एक फिगर बना लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है सर, A, B, C, D है ना। A, B, C, D के निर्देशांक यहाँ लिख लेना। आप क्या करना, आप A, B फाइंड आउट करना, A, B बराबर आना चाहिए C, D के, दोनों फाइंड आउट कर लेना। अगर ये दोनों बराबर आते हैं फिर आप B, C फाइंड आउट करना और A, D फाइंड आउट करना। ये दोनों बराबर आते हैं, इतना बराबर आते ही मतलब क्या कि A, B बराबर आ गया अगर C, D के और B, C बराबर आ जाए A, D के, अगर इतना हो गया, अगर ये टिक है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा।
उसके बाद आप चेक करना कि आयत है कि नहीं। आयत कैसे चेक करोगे सर? आयत चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आयत चेक करने के लिए आपको डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, विकर्ण, यानी कि AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा। फिर चेक करना कि AC और BD बराबर हैं क्या, या फिर AC और BD बराबर नहीं है क्या, मतलब बराबर है या नहीं, आपको ये चेक करना है। अगर बराबर हुए तो ये आयत होना चाहिए, बराबर नहीं होंगे तो आयत नहीं होगा। बस ये खुद आप कर लेना, है ना, ये आप खुद करना है यार, दूरी ही तो निकालनी है बस। अब तो सब कुछ सिखा ही चुका हूँ, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि भाई अगर आमने सामने वाली साइड बराबर हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, डायगोनल बराबर अगर आ गए तो आयत होगा, नहीं आए बराबर तो आयत नहीं होगा। कोई भी समचतुर्भुज आयत होता है अगर उसके डायगोनल्स बराबर हो। समझ में आ गया? आप यहाँ पे हम कोण वगैरह चेक नहीं कर रहे, उससे भी हो जाएगा, बट 90 डिग्री वगैरह चेक नहीं कर रहे। ठीक है, ये समझ में आगे बात खुद कर लेना। आगे चलते हैं और 8वां सवाल देखो। अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, टेंशन मतलब ये लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो। अगला कह रहा है बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार चलता है कि उसकी बिंदुओं इससे और इससे दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला माना बिंदु P, माना बिंदु P। अब क्योंकि P से बने समुच्चय मतलब P के बहुत सारे, है ना, ये P कोई जनरल पॉइंट है, x y z की अलग अलग वैल्यू से अलग अलग मिलता रहेगा, तो इसको ऐसे जनरल पॉइंट मानोगे। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है सर? क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो बिंदु P है, मान लो यहाँ पे बिंदु P है ये, है ना, x y z, ये जो बिंदु है ना, ये दो अलग अलग बिंदु से समान दूरी पर है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, इसको सॉलिड लाइन से ही बनाता हूँ। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है सर। ठीक, एक बिंदु है A, ठीक है, एक बिंदु क्या है यहाँ पर, ये A, जिसके निर्देशांक क्या है 3 4 -5, और एक बिंदु है सर B, जिसके निर्देशांक क्या -2 1 4। ये दोनों आपस में बराबर है, समान दूरी, बिंदु P इन दोनों से समान दूरी है, तो हमें समीकरण ज्ञात करना है। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रश्न अनुसार ठीक है, हम क्या बोलेंगे? प्रश्न अनुसार हमें एक बात पता है कि P की A से दूरी बराबर है P की B से दूरी के। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब अगर मैं उनका स्क्वायर कर दूं तब भी वो बराबर रहेंगे, दूरियां बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर रहेगा, ताकि मुझे अंडर रूट ना लगाना पड़े फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब यहाँ से PA की बात करें तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 यहाँ से हमें दिख रहा है, तो x - 3 का स्क्वायर, है ना, x2 - x1 यानी x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर प्लस z + 5 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए। अब इसको x2, इसको x1 मान लो, है ना, क्योंकि हम PB की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से x + 2 का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लगा रहा, समझ गए होंगे क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, y - 1 का स्क्वायर और z - 4 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब जरा स्क्वायर खोलो, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x², 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस में 6x। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? y², 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस में 8y। ये क्या हो जाएगा सर? z², 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस में प्लस में 10z। ठीक है, इक्वल टू, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा? x² + 2 का स्क्वायर 4 और 4x। इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा y² + 1 - 2y। इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा z² प्लस में 16 माइनस में 8z। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? देखो ज़रा ध्यान से कि अब हम क्या कर सकते हैं सर। x² - x² 0 हो गया, इधर आएगा, माइनस में तो आएगा। ठीक है, y² उधर ले जाओ तो y² - y² 0 हो जाएगा, z² उधर ले जाओ, z² - z², मतलब इधर ले जाओ उधर ले जाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा अब जरा x वाली टर्म एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर देखो -6x है और यहाँ पे +4x है, उधर आएगा तो माइनस में, यानी -6 - 4 माइनस का 10x हो जाएगा। y की बात करूँ तो माइनस का 8y है और माइनस का 2y, 2y इधर आएगा प्लस में, तो यानी कि ये हो जाएगा -6y बचेगा।
अच्छा जेड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 10 जेड है, यहाँ पर 8 प्लस में आएगा तो 10 और 8 18 जेड हो जाएगा सर, 18 जेड। अगर नंबर्स की बात करें तो सर यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, 16 और 9 25 हो गया, और यहाँ पर 25 है, यानी इधर 50 लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है सर, उधर देखते हैं क्या है, उधर यहाँ पर 4 है और एक ये 5 हो गया, और यहाँ पे 16 है ना, तो 4 और 16 20 और एक 21 है ना, 21 इसमें से माइनस करोगे 29 बचेगा, कितना बचेगा 29 है ना, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे 29 ही लिख दे रहा हूँ, बराबर उधर बच गया 0, सब कुछ उठा के इधर ले आए, माइनस से गुणा कर दो अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हम पहले पॉजिटिव लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 10x यहाँ पे 6y माइनस में 18z माइनस में 29 इज इक्वल टू 0, हो गई बात ख़त्म। ये है वो इक्वेशन या पाथ। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे, और पहले केंद्रक का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो आगे का क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन है, वो उसमें केंद्रक कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, देखो मान लो आपके पास एक त्रिभुज है सर, मान लो आपके पास एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज का जो एक शीर्ष ए है, इसके निर्देशांक हैं x1 y1 z1, दूसरे के हैं b के x2 y2 z2, और तीसरे के x3 y3 z3। ठीक है, अब इस त्रिभुज का केंद्रक क्या चीज़ है, क्या बवाल है वो समझो। यहाँ पर आपको याद रखना है कि माध्यिका क्या होती है, पहले समझना है। मतलब माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज के एक कोने, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम बोलते हैं माध्यिका। मतलब कि अगर जो पॉइंट P है सर, जो पॉइंट P है वो BC का मध्य बिंदु है, मतलब जितना बड़ा BP होगा उतना बड़ा CP होगा। अगर ये मध्य बिंदु है सर, तो सामने वाले A से P को मिला दो तो आपको एक रेखाखंड मिलेगा AP, इसी को हम बोलते हैं माध्यिका। ऐसे ही अगर ये मध्य बिंदु है इसका, तो CRB क्या हो जाएगा, CRB क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माध्यिका। इस तरह से अगर B सामने वाली साइड के मध्य बिंदु Q पे जाकर मिला दिया जाए तो BQ भी क्या हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, उसी को हम बोलते हैं केंद्रक। अब तीनों को काट के दिखाना जरूरी नहीं है, कोई भी दो जहाँ काटेंगे वही तीसरी भी काटेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं केंद्रक सर। क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक समझ में आ गया, यानी कि माध्यिकाओं का, ठीक है, माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उसी को हम केंद्रक कहते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को केंद्रक कहते हैं। यहाँ पे केंद्रक को G से रिप्रेजेंट किया गया, याद रखना। ठीक है, और AP PQ और AP PQ नहीं, AP और BQ है वहाँ पे। ठीक है, AP BQ, ठीक है, AP BQ और CR है ना, AP BQ CR माध्यिकाएं हैं सर। यहाँ पे क्या है, ये माध्यिकाएं हैं, याद रखना। ठीक, अच्छा, अब आपको समझ में आ गया माध्यिका क्या होती है, केंद्रक क्या होता है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाता कभी। ठीक है, अब केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, अगर इसके निर्देशांक वो है, इसका ये है, इसका शीर्षों के निर्देशांक आपको पता है, और आपको केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, तो केंद्रक का x निर्देशांक, केंद्रक का x निर्देशांक, ठीक है, मतलब जो ये G है सर, इसका x निर्देशांक क्या होगा, तीनों के x को जोड़ो, तीनों शीर्षों के x को जोड़ो, डिवाइड बाई 3 कर दो, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। y निकालने के लिए तीनों y जोड़ो, डिवाइड बाई 3 कर दो सर, और z निकालने के लिए भी वही करो। क्लियर होगी बात। एक बात और आपको याद रखना है कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 मतलब किधर 2 किधर 1, ये क्लियर कर लेना दिमाग में। देखो यहाँ पर AP पे फोकस करो, आपको क्लियर हो जाएगा, एक माध्यिका पे। ठीक है, एक माध्यिका AP पे फोकस करो, मैं बाकी दोनों माध्यिकाएं भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब केंद्रक ने इसको G पे काटा, तो जो भुजा, मतलब भुजा का वो टुकड़ा जो कोने की तरफ है वो बड़ा होता है, और जो मध्य बिंदु पे जाके मिल रहा होता है उस तरफ वाला टुकड़ा छोटा होता है। यानी कि कोने की तरफ की लंबाई और ये लंबाई का रेशो डबल का रेशो आता है, यानी कि 2 है तो ये 1 आता है। ठीक है ना, इसी तरह से बाकी माध्यिकाओं में भी होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये मान लो अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 आएगा, तो 10 और 5 का रेशो 2:1 हो गया। मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा ये ना सोचे कि भाई 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, या फिर 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो ये बिंदु था सर, है ना, जब माध्यिका के टुकड़े करेगा तो आपको देखना है
कि बड़ा वाला टुकड़ा कोने की तरफ होता है और इधर होता है, जो बीच वाले बिंदु जाके मिलता है वो छोटा होता है, 2:1। यानी कि AG का अनुपात GP से निकाला जाए तो ये 2:1 आएगा, AG का अनुपात GP से 2:1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर BG कोने की तरफ वाला टुकड़ा बड़ा होगा, वो वाला छोटा होगा। BG अनुपात GQ जो है ये होगा 2:1, और यहाँ पर भी कोने की तरफ वाला यानी कि CG का अनुपात GR से निकाला जाए तो 2:1। आगे बात समझ में, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हालांकि इसमें इतना सारा हमें तामझाम नहीं करना है, बट वो आपको पता होना चाहिए, काम आएगा, है ना। यहाँ पे हमें सिंपल सा सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है, सवाल हो जाएगा। सवाल देखो क्या है सर, सवाल ये है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC जिसका केंद्रक 1 1 1 है। तो केंद्रक ये रहा, ये 1 1 1 दिया गया है। यदि AB के निर्देशांक क्रमशः इतने और इतने हैं, A का निर्देशांक ये रहा, B का निर्देशांक ये रहा, तो बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया C के निर्देशांक है x3 y3 z3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माना C के निर्देशांक, ठीक है, C के निर्देशांक क्या मान लिए मैंने, x3 y3 z3। 3 क्यों माना इनको, क्योंकि मैं इसको x1 y1 z1 से कंपेयर कर लूँगा, और जो ये है इसको x2 y2 z2 से कंपेयर कर लूँगा, तो x3 y3 z3 से, और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट को x y z से कर लूँगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई जो सेंटर जो G है सर, इसके निर्देशांक x y z से कंपेयर करूँगा, तो ये कितना है सर, 1 1 1 है। ये तो हमें दिया गया है ना, 1 1 1, ये हमें दिया गया है सर, गिवन है। अब देखो मैं क्या बोलूँगा कि सेंटर का x यानी केंद्रक का x है ना, केंद्रक का x है ना, अर्थात में सेंटर नहीं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। जो केंद्रक का x है वो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब तीनों x को जोड़ दो, डिवाइड बाय 3 कर दो। तो ये कितना है सर, 1 है। 3 इधर आ जाएगा गुणा में, 3 इधर आ जाएगा गुणा में। वहाँ x1 सर, x1 की वैल्यू क्या है, 3। x2 की वैल्यू क्या है सर, -1। x3 की वैल्यू क्या है सर, नहीं पता, ठीक है। जो नीचे 3 था इसी को मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से देखो 3 एकम 3 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 इधर माइनस में आएगा, उधर बचेगा x3, यानी कि x3 की वैल्यू आ गई 1। x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई सर, क्लियर होगी बात यहाँ तक। x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे अगर मैं y निकालना चाहता हूँ तो मुझे पता है y बराबर क्या हो जाएगा, तीनों y को जोड़ दो और डिवाइड बाय 3 कर दो। तो यहाँ से y भी कितना है, इसका 1 है, देखो ना, x भी 1 था, y भी 1 है, तो यहाँ y 1 आ जाएगा बराबर। y1 कितना है सर, y1 है -5, y2 कितना है 7, y3 तो निकालना ही है, डिवाइड बाई 3 जो था वो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 3 एकम 3 हो गया, 7 में से 5 गया, 2 इधर माइनस में आ गया, यहाँ बच गया y3, यहाँ क्या बच गया, y3। तो y3 भी कितना आ गया, 3 में से 2 गया, यानी कि 1 आ गया, ठीक है। ऐसे मुझे z3 भी निकालना है सर। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि z जो होगा वो कैसे आया होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3, ठीक है सर। तो इसका मतलब जो z है कितना है सर, z भी 1 है, बराबर कितने क्या होगा, z1 कितना सर 7, z2 कितना -6, z3 तो मुझे निकालना ही है। नीचे वाला 3 इधर मल्टीप्लाई में आ गया होगा, तो यहाँ से 7 में 6 गया, 1 3 में से गुणा करा 1 से, 3 एकम 3, तो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा सर, तो 2 आ गया z3 के बराबर, ठीक है ना। तो मुझे c के निर्देशांक निकालने को बोला गया था, तो यानी c का निर्देशांक मैंने क्या माना था, x3 y3 z3। क्या आया है ये, x3 आया है सर 1, y3 भी आया है 1 और z3 आया है 2, तो 1 1 2 हो जाएंगे इसके निर्देशांक। ये है अपना फाइनल आंसर सर, क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और रहता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र के बारे में आपको पता है अच्छे से,
ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और ये आपके सिलेबस से हट गया है। तो मैं जैसे ये फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन इस पर भी हम नहीं करेंगे। विभाजन सूत्र दो टाइप के आपको पढ़ने हैं, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन का मतलब क्या है सर, कि आपके पास कोई रेखाखंड ए बी है और इसको कोई तीसरा बिंदु मान लो क्यू, इसको कहीं ना कहीं बीच से काट देता है, मतलब बिंदु क्यू ए बी पर ही कहीं ना कहीं स्थित है, तो इसको हम बोलते हैं आंतरिक विभाजन। बाह्य विभाजन का क्या मतलब है सर, कि अगर आपके पास रेखाखंड ए बी है तो बिंदु क्यू असलियत में इसको काटता ही नहीं, वो कहीं बाहर है सीधे में किसी, ठीक है, इसको बोला जाता है बाह्य विभाजन। तो यहाँ पर आंतरिक विभाजन हो या बाह्य विभाजन, फॉर्मूला याद करने का तरीका एक जैसा है, ट्रिक एक जैसा ही है। ट्रिक ये है सर कि मान लो जिस बिंदु ने काटा उसने इसको m1 अनुपात m2 में काटा। m1 अनुपात m2 का मतलब क्या है, a का इस बिंदु से दूरी डिवाइड बाई b की इस बिंदु से दूरी का अनुपात आता है m1 अनुपात m2। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो अनुपात हो जाएगा 2:1 m1 m2। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी बात इतनी। तो अब देखो इसमें हमें करना क्या होता है कि जो बिंदु अगर इसके अंदर x y z है, किनारे किनारे वाले बिंदुओं के निर्देशांक हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इधर का उधर करना होता है। इधर का उधर का मतलब देखो, पहली बात तो जब आप x निकालोगे इसका x यहाँ लिखोगे, ठीक है, जब आप x निकालोगे तो y z को भूल जाओ। अभी y z मान लो है ही नहीं कहानी में, y z है ही नहीं कहानी में कहीं भी, ठीक है। तो वो क्या करना है, जब आप x निकाल रहे हो उधर का इधर करना, मतलब उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, बस। यानी कि m2 के साथ x1 आएगा, m1 के साथ x2 हो जाएगा, डिवाइड बाई m1 m2 को जोड़ दो, खत्म बात, क्लियर हो गई बात। इसी तरह से जब आप y निकालोगे सर, जब आप ये y कोऑर्डिनेट निकालोगे इसका, जिस बिंदु ने इन्हें काटा है, जिस बिंदु पे ये कटे हैं, ठीक है, जब आप y निकालोगे तो समझ लो y के अलावा z और x है ही नहीं, यहाँ पे z और x भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर से आपको इधर का उधर करना है, यानी कि उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, तो m2 y1 m1 y2, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही जेड में कर लेना यार, ऐसे ही जेड में कर लेना, हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। और अगर q बिल्कुल बीचों बीच है, यानी q अगर मध्य बिंदु हो a b का, तो और आसान रहता है, किनारे किनारे वाले x जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, x निकल जाएगा, किनारे किनारे वाले y यानी y1 y2 जोड़ के आधा कर दो, y निकल जाएगा, इसी तरह से z निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर बाह्य विभाजन में क्या होगा सर, मैंने क्या बोला, बाह्य विभाजन में बिंदु कहीं बाहर होता है। तो ये अनुपात का क्या मतलब हुआ, अनुपात का मतलब हुआ कि आपने a से लेके इस बिंदु q तक की दूरी निकाली और b से लेके q तक की दूरी निकाली, उनका अनुपात निकाला। ये मतलब है बाह्य विभाजन का मतलब क्या है सर, जैसे देखो मान लो a से लेके b की जो, सॉरी b नहीं, q की, ठीक है, a से लेके q की दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है और b से लेके q की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 5, यहाँ से 2, तो 5:2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये फॉर्मूला भी देखो इसके जैसा ही है, बस यहाँ पे प्लस आता है तो वहाँ माइनस लगा देना, बस हो गया। लेकिन एक बात और याद रखना कि प्लस में तो m1 पहले लिखो m2 बाद में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पड़ता है सर। यहाँ पे अगर आपने m2 x1 पहले लिखा है तो m2 में से ही माइनस करना, और अगर m1 x पहले लिख दोगे तो फिर m1 में से माइनस करना, बस ये याद रखना, बस इतना, ठीक है। बाकी इस पर भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, आपके सिलेबस से बाहर है, आप चाहो तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने क्लास 10th में से क्वेश्चन करे हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना है, उम्मीद करता हूँ आपके सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।